नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स में स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स सेशन के अंतर्गत आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। 8 से 10 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं और ईमानदारी से यदि आप इन सब टॉपिक को करते हैं तो निश्चित तौर पे करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से बेहतर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहला आज का टॉपिक जो है वो है एक टेलीस्कोप से संबंधित, और इस टेलीस्कोप का नाम है शिमोनी सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है, सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप। अब ये टेलीस्कोप चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी जो कैमरा है वो बनाया गया, और दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी कैमरा है वो सेट किया जा रहा है शिमोनी सर्वे टेलीस्कोप में, इसलिए ये चर्चा में है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप है कहाँ पे, तो आपको बताना है कि यह एक ऑब्जर्वेटरी में है, और ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये है चिली में। चिली में कहाँ पे? चिली में है आटाकामा मरुस्थल। चिली के आटाकामा मरुस्थल में ये ऑब्जर्वेटरी है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी। बेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी। तो आपको क्या याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी कैमरा जो है वो सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप में सेट किया गया है, और ये जो टेलीस्कोप है ये बेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी से संबंधित है, और बेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी चिली के आटाकामा मरुस्थल में है। आपको बता दें कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा है ये 3.2 गीगा पिक्सल का है। याद रखिएगा, 3.2 गीगा पिक्सल का है, और हर रात ये 20 टेराबाइट 20 टीबी तक का डेटा जनरेट कर सकता है। इससे दूसरे ग्रह, ब्रह्मांड के जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, उसको आप देख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ यहीं पे और आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची जो ऑब्जर्वेटरी है, दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, वो कहाँ पे है? तो ये है 5640 मीटर की ऊंचाई पे, और इसका नाम है टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, टीएओ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी है जो 5640 मीटर की ऊंचाई पर है, और यह भी आटाकामा मरुस्थल चिली में एंडीज पर्वतों के बीच में आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे हमने चिली की बात किया तो WHO के बारे में आप सब जानते होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने अभी हाल ही में पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर जो है वो विकसित किया है। क्या विकसित किया है? पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर, ये इन्होंने डेवलप किया है। पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर डेवलप किया है, और 10 पॉइंट पेशेंट सेफ्टी के लिए इन्होंने इसको बनाया है। और इनकी जो नई बैठक हुई ये चिली के सेंटियागो में हुई। 6वीं जो बैठक थी पेशेंट सेफ्टी पर, ये सेंटियागो में हुई, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि पेरू, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का पहला देश है जहाँ पे UPI जो है वो लॉन्च करने के लिए हमने पेरू के सेंट्रल बैंक से पार्टनरशिप की है। तो दक्षिण अमेरिका में पहली बार UPI जो लॉन्च हो रहा है वो पेरू में लॉन्च हो रहा है। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है कि दक्षिण अमेरिका में पहली बार UPI हम किस देश में लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहली बार हम UPI पेरू में लॉन्च कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे विशेष रूप से जो आपको देखना है एक मिशन के बारे में, और ये मिशन जो है
इस मिशन का नाम है तृष्णा। तृष्णा ये जो मिशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। तृष्णा मिशन की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कि तृष्णा नामक जो मिशन है ये कौन कर रहा है, ये इसरो कर रहा है। कौन कर रहा है, इसरो कर रहा है। और इसरो इसमें CNES की सहायता ले रहा है। CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी जो है ये तृष्णा नामक मिशन करेंगे। और तृष्णा का फुल फॉर्म भी यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, तृष्णा मिशन इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES का मिशन है। और इस मिशन को विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन निगरानी के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन निगरानी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। 5 सालों तक ये मिशन जो है अंतरिक्ष में रहेगा और इसका वजन जो है वो 770 किलोग्राम है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस में एक फिल्म फेस्टिवल होता है जिसका नाम है कांस फिल्म फेस्टिवल। क्या नाम है, कांस फिल्म फेस्टिवल। और कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से संतोष सिवन को, याद रखिएगा, संतोष सिवन को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये याद रखना है, ठीक है। एक सिनेमेटोग्राफर हैं ये। और दूसरा ग्रांड प्रिक्स अवार्ड दिया गया पायल कंपाड़िया को दिया गया ग्रांड प्रिक्स अवार्ड। ये एक डायरेक्टर हैं, इतना याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ये भी याद रखिए। कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड था, कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड था ये अनुसुईया सेन गुप्ता को दिया गया। किसको दिया गया, अनुसुईया सेन गुप्ता को जो है ये अवार्ड दिया गया। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहीं पे यह भी याद रखना है कि बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड था ये चिदानंद नाइक को दिया गया। किसको दिया गया, चिदानंद नाइक को ये दिया गया। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक जो आपका है, आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है, आपके तैयारी से जुड़ा हुआ है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तीसरा टॉपिक विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल अलायंस से संबंधित है। एक समूह बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, ये नाम रखा गया है। और बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की जब बात करते हैं तो बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और इसमें विशेष रूप से यदि मैं बात करूं तो जो देश इसमें शामिल हैं, जो इसके फाउंडर मेंबर हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस के फाउंडर मेंबर कौन हैं। तो इसके फाउंडर मेंबर में पहला आता है इंडिया, दूसरा आता है USA, तीसरा आता है जापान, चौथा आता है साउथ कोरिया और पाँचवा आता है यूरोपीय यूनियन। ये जो है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस के फाउंडर्स मेंबर में ये देश आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई, इस अलायंस की पहली मीटिंग कहाँ से हुई, तो इस अलायंस की पहली मीटिंग हुई USA में। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बायोफार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने बताया था कि जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है टकेडा जापान की एक कंपनी है। इन्होंने डेंगू की एक दवा बनाई थी और इस दवा का नाम था टैक 003 डेंगू की एक दवा थी जो कि जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी टाकेडा द्वारा बनाई गई थी और इसको WHO ने अप्रूव भी कर दिया है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया, मैंने आपको बताया था, साउथ कोरिया
की भी एक कंपनी है जिसका नाम है EU बायोलॉजिक्स, और इन्होंने भी एक दवा बनाई थी कॉलेरा की जिसका नाम था इबिचुओल, यस, ठीक है, EUVICHOLS। ये किसकी दवा थी? ये कोलेरा की दवा थी जो कि साउथ कोरिया की कंपनी ने बनाया था। तो इन दोनों दवाओं का भी नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला जो टॉपिक संबंधित है RBI से संबंधित है। एक हैकाथॉन आयोजित करता है RBI जिसका नाम है हार्बिंगर 2024। हार्बिंगर 2024 हैकाथॉन जो है विशेष रूप से RBI द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और आपको बता दें कि ये तीसरा वैश्विक हैकाथॉन था जो RBI द्वारा आयोजित किया गया। पहली बार इसका आयोजन वर्ष 2021 में किया गया। इसमें विशेष रूप से क्या होता है, बहुत सारे समूह होते हैं, उनको समस्याएं दी जाती हैं, प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं RBI की तरफ से, और उन प्रॉब्लम्स का जो निदान बेहतर देता है उस समूह को 40 लाख रुपए का पुरस्कार RBI द्वारा दिया जाता है। तो हार्बिंगर हैकाथॉन क्या है? हार्बिंगर हैकाथॉन RBI द्वारा है, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। पहली बार 2021 में आयोजित किया गया। इसमें समस्याएं दी जाती हैं समूह को, और उन समस्याओं के निदान जो सबसे बेहतर देता है उसको 40 लाख रुपए का पुरस्कार जो है RBI द्वारा दिया जाता है। इस बार जो समस्या दी गई, पहला दिया गया कि हम जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, ये पहला दिया गया कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है उसको शून्य हम कैसे करें, इस पे आप उपाय सुझाएं और 40,000 का पुरस्कार जीतें। दूसरा, बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, कि हम जो लेन देन है उसको दिव्यांग फ्रेंडली कैसे बनाएं, इस पे आप सुझाव दीजिए। जो भी समूह थे तो उनको 40 लाख रुपए का यहाँ पे आप कह सकते हो पुरस्कार जो है वो RBI द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, जब हम RBI की बात कर रहे हैं तो RBI का एक पोर्टल है जिसका नाम है प्रवाह पोर्टल। ये किसका है? प्रवाह पोर्टल है, RBI का है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों बनाया गया है प्रवाह पोर्टल? रेगुलेटरी अप्रूवल देने के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? रेगुलेटरी अप्रूवल देने के लिए। ठीक है, रेगुलेटरी अप्रूवल देने के लिए RBI ने इसको डेवलप किया है। और आपको बता दें कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, याद रखिएगा, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप इन्होंने डेवलप किया है। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप भी इन्होंने डेवलप किया है, जिसके माध्यम से आप गिल्ट अकाउंट खोलकर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गिल्ट अकाउंट RBI से संबंधित है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। हम RBI की बात कर रहे थे तो एक बैंक इन दिनों और चर्चा में है जिसका नाम है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और आपको बता दें ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने अपनी तीसरी ऑफिस जो है खोली है अफ्रीका में, और तीसरी ऑफिस अफ्रीका के नैरोबी में खोली है। तो याद रखिएगा, एग्जिम बैंक ने अपनी तीसरी ऑफिस अफ्रीका में कहाँ खोली है? केनिया की राजधानी नैरोबी में खोली है। पहली ऑफिस जो इनकी खुली थी वो थी अबिदजान में पहली ऑफिस खोली गई थी। दूसरी ऑफिस जोहानसबर्ग में खोली गई थी। ठीक है, जोहानसबर्ग में दूसरी ऑफिस खोली गई थी, और तीसरी ऑफिस नैरोबी में, केनिया की राजधानी नैरोबी में खोली गई थी। एग्जिम बैंक के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी रख लीजिए कि इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जिम बैंक ने ही अभी गुयाना, एक देश है अफ्रीका का, गुयाना, ठीक है, यहाँ पे 23, याद रखिएगा, $23.27 मिलियन का ऋण गुयाना को दिया है। और गुयाना को ये ऋण क्यों दिया है? गुयाना को ये ऋण इसलिए दिया गया है जिससे ये डोनियर विमान खरीद सकें। और डोनियर विमान इनको कौन दे रहा है? HAL दे रहा। मतलब भारत सरकार ने गुयाना को ऋण दिया है $23.27 मिलियन का, जिससे कि वो डोनियर विमान खरीद सकें। और डोनियर विमान को बनाता कौन है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने HAL की बात किया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप जानते हैं भारत सरकार की एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है और लगातार बेहतर कर रही है। आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ
विशेष रूप से अगले टॉपिक में इसका जिक्र हम करने जा रहे हैं, ये है यूएनएससी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हम बात करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आप जानते हैं 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 साल के लिए चुना जाता है। और सत्र 2025 के लिए अभी 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर का चुनाव किया गया है, जिनमें सबसे पहले पे आता है हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान। दूसरा हमारा आता है सोमालिया, दूसरा देश आता है सोमालिया। तीसरा देश यहाँ पे आता है डेनमार्क। चौथा देश आता है ग्रीस और 5वां देश आता है पनामा। ये 5 देश हैं जो अभी हाल ही में सत्र 2025 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे चुने गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ही सोमालिया आपने देखा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और जहाँ पे सोमालिया की अवस्थिति है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत अफ्रीका के 4 देश आते हैं, जिनमें पहला आपका आता है इरिट्रिया, दूसरा आपका आता है इथियोपिया, तीसरा देश जो आता है वो आता है जिबूती और चौथा देश आता है सोमालिया। ये 5 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में आपने जाना। अब यहीं पे कुछ चीज़ें और याद रखिए फैक्ट के रूप में कि भारत अभी तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। और भारत अब चाहता है कि परमानेंट मेंबर बने, इसके लिए इसने G4 अलायंस तैयार किया है। और G4 अलायंस में जो देश हैं ये सभी नॉन परमानेंट मेंबर तो रह चुके हैं, लेकिन ये परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें पहला देश आपका आता है ब्राज़ील, जो G4 अलायंस का सदस्य है। दूसरा आता है जर्मनी, तीसरा आता है जापान और चौथा आता है भारत। ये 4 देश हैं जो G4 अलायंस का हिस्सा हैं और परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपनी दावेदारी लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो गई तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की यहीं पे बात कर लेते हैं। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसके 79वें सेशन के लिए अभी हाल ही में अध्यक्ष का चुनाव किया गया है और इसके अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है फिलिमोन यांग इसके अध्यक्ष बने हैं। ये कैमरून देश से हैं, लगातार 10 वर्षों तक ये कैमरून के प्रधानमंत्री के तौर पर रहे हैं। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं फिलिमोन यांग और ये कैमरून देश से संबंधित हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि WHO के भी 77वीं जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी उसके भी अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एडविन डिकोलोटी। ये बोत्सवाना के हैं और WHO के 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका भी नाम याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को मनाने की घोषणा की है, जैसे 30 मई को यूनाइटेड नेशन आलू दिवस के रूप में मनाएगा। किस रूप में मनाएगा? आलू दिवस के रूप में ये मनाने जा रहा है 30 मई को। ठीक है, इसके साथ साथ 30 मई के साथ साथ आपको याद रखना है 24 मई को यूनाइटेड नेशन जो है वो मारखोर दिवस के रूप में मना रहा है। मारखोर दिवस, मारखोर एक प्रकार का जानवर है, पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, और 25 मई को यूनाइटेड नेशन मना रहा है वर्ल्ड फुटबॉल डे। क्या मना रहा है? वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संबंधित है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना से। अरुण, कई बार मैंने बताया है, अरुण 3
जल विद्युत परियोजना, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की बात करें तो आपको याद रखना है कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना 900 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। 900 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसको बना रहा है। हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार का ये ज्वाइंट वेंचर है कहाँ पे? तो नेपाल से संबंधित है। नेपाल में हम इसका निर्माण कर रहे हैं। अरुण नदी पर ये बन रहा है। अरुण नदी पर ये बन रहा है। इससे पहले अरुण 1 और अरुण 2 का निर्माण हम कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इस परियोजना से 3,924 मिलियन यूनिट जो बिजली है वो भारत सरकार नेपाल से खरीदेगी। ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें से विशेष रूप से लगभग 80% जो बिजली है वो मुजफ्फरपुर बिहार के रास्ते खरीदी जाएगी। ठीक है। और नेपाल की बात करें तो 21.9% बिजली इसका नेपाल यूज करेगा और इसको लेकर के 317 किलोमीटर की तारबंदी की जा रही है, मतलब तार खींचे जा रहे हैं, तार बिछाए जा रहे हैं जिससे कि बिजली का आयात हो सके। तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत नेपाल के मध्य है। सतलुज जल विद्युत निगम इसको तैयार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार का ये ज्वाइंट वेंचर है, दोनों मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं। और तैयार होने के बाद जो बिजली होगी उसका 80% जो है वो भारत सरकार खरीदेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, सीएम जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 इसकी शुरुआत हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे हमारे राज्य राजस्थान से है। आपको बता दें कि इसको लेकर के 11,200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका लक्ष्य है कि 4 साल में 20,000 गाँव में 5 लाख 20,000 गाँव में 5 लाख जल संचय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। जल को संचय करने के लिए 5 लाख ऐसे आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु बनाए जाएंगे जहां पे जल का संचय किया जाएगा और ये 5 लाख जल संचय केंद्र इन 20,000 गाँवों से संबंधित होंगे। इसको लेकर के इस बार 11,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पहली बार इसकी जब शुरुआत हुई थी तो पहली बार इसकी शुरुआत 27 जनवरी 2016 को हुई थी। 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले से इसकी शुरुआत हुई थी जो कि गर्दनी खेड़ी गांव में आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दिनों विश्व कप चल रहा है, ज़्यादातर लोगों का ध्यान जो है वो क्रिकेट की तरफ है, लेकिन इसी बीच पूजा तोमर नामक एक भारतीय खिलाड़ी ने इस समय धमाल मचाया हुआ है। पूजा तोमर क्या है? इन्होंने अल्टीमेट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जिसको बोलते हैं UFC, इसमें फाइट जीतने वाली ये प्रथम महिला बन गई हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम है पूजा तोमर। भारत में इनको साइक्लोन के उपनाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर यूपी से ये संबंधित हैं। कराटे हो गया, ठीक है, ताइक्वांडो हो गया, ये इन सब को जानती हैं और भारत में 5 बार की ये राष्ट्रीय विशु चैंपियन है। 5 बार की राष्ट्रीय विशु चैंपियन है। और जब हम विशु चैंपियन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि चाइनीज मार्शल आर्ट को हम विशु बोलते हैं। चाइनीज मार्शल आर्ट को हम विशु बोलते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमने बताया कि क्रिकेट का आयोजन इस समय हो रहा है USA में। आप सब जानते होंगे क्रिकेट का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? USA में हो रहा है। और USA की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है मिनु तिमान थर्ड नामक मिसाइल अभी हाल ही में USA की एक कंपनी है बोइंग कंपनी ने बनाई है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है
5500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।